हम लोग आज पार्ट 15 करेंगे। पार्ट 15 आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 324 से लेकर 329 तक। पार्ट 15 आर्टिकल 324 टू 329, 324 से लेकर 329 तक। क्या दे रखा है? इलेक्शन कमीशन, हाँ इलेक्शन है ना लिखा हुआ, इलेक्शंस। आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में जानते हैं, संवैधानिक निकाय के बारे में। किसको किसको संवैधानिक निकाय कहा जाता है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहा जाता है? सुने हैं कभी? नहीं, यही सब नहीं राहुल। नो, सुन लीजिए, संवैधानिक संस्था या संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज उन सबको कहा जाता है जिसकी चर्चा, जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है या इनमें से कौन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। उसमें आपको ऑप्शन दे देगा इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, उसके बाद आपको दे देगा नेशनल कमीशन फॉर एससी और प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। इनमें से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? हाँ, तो आप जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्लानिंग कमीशन जो है, ठीक है, योजना आयोग जिसका कि नाम अब बदल दिया गया है, नीति कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया है, ये गैर संवैधानिक निकाय है, यानी इसकी चर्चा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं की गई है। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में किस किस संस्था के बारे में बात की गई है उसके बारे में हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं। उसके तहत हम लोग सबसे पहले इलेक्शन कमीशन पढ़ रहे हैं, इलेक्शन पढ़ रहे हैं, जिसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक। कुछ और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का हम एग्जांपल दे देते हैं। देखिए, जैसे सबसे पहले तो आगे आपका इलेक्शन कमीशन आ गया, इसके बाद यूपीएससी। यूपीएससी यह भी संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इसकी भी चर्चा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। उसके बाद आप लोग जानते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे बिहार में बीपीएससी है, उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएस है, हर एक स्टेट का अपना पीसीएस है, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यह भी आपका संवैधानिक निकाय है। उसके बाद फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन यह भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर एससी, अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। नेशनल कमीशन फॉर एसटी, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। फिर नेशनल कमीशन फॉर बीसी, बैकवर्ड क्लास के लिए। इसके बाद कैग, आप लोग कैग सुने हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यह भी आपका संवैधानिक निकाय है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, सॉरी स्टेट में होता है वो, राज्य का महाधिवक्ता। ओके, ये सब आपका संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है।
जिस किसी मतलब निकाय के बारे में, जिस किसी बॉडीज के बारे में, जिस किसी संस्था के बारे में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा गया है, दिया गया है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहलाता है, संवैधानिक निकाय कहलाता है। जिसकी चर्चा नहीं की गई है, जो नहीं दिया गया है, ऐसे ही किसी एक्ट के द्वारा, ऐसे ही किसी लॉ के द्वारा, या ऐसे ही किसी पार्लियामेंट के द्वारा जो है आपका वह काम कर रहा है, ठीक है ना। जैसे सीए इंस्टीट्यूट, सीए इंस्टीट्यूट जानते हैं आप लोग ना? सीए का नाम सुने हैं कि नहीं आप लोग? हाँ, सीए इंस्टीट्यूट है, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूट चल रही है इंडिया में, सीए इंस्टीट्यूट चल रही है, उसका कहीं चर्चा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? बताइए। सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है, वो चल रही है इंडिया में, कहीं चर्चा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में? कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में उसका चर्चा नहीं है, लेकिन वो रन कर रहा है। वह गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है। वह पार्लियामेंट एक लॉ पास किया था, पार्लियामेंट का अपना एक रूल रेगुलेशन था, उसके तहत सीए इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया गया था, सीएस इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया गया, वो चल रहा है। लेकिन उसका संविधान में कहीं कहीं चर्चा नहीं है, संविधान में कहीं उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग गैर संवैधानिक संस्था बोलते हैं। क्लियर? हाँ, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हम लोग देखते चलेंगे क्या क्या है, कैसे कैसे कहां पे इसका आर्टिकल में मेंशन है। आप लोग आर्टिकल वाइज उसको याद रखेंगे। सबसे पहले हम लोग इलेक्शन कमीशन पर जिक्र करेंगे, इलेक्शन पे जिक्र करेंगे जो कि दे रखा है पार्ट 15 में, भाग 15 में है, और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इसके बारे में कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आइए निकाल लीजिए आप लोग आर्टिकल। आप लोग आर्टिकल निकाल लीजिए। देखिए आर्टिकल 324 क्लॉज 1 ये कह रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन, एक जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो नियुक्त किया जाएगा, एंड दैट द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द, इसका काम क्या होगा? उसका काम होगा, आप लोग इलेक्शन कमीशन का काम जानते हैं ना? हाँ, तो आप लोग जानते ही हैं, लिखा हुआ वही चीज लिखा हुआ है कि इसका डायरेक्शन होगा, कंट्रोल होगा, सुपरविजन होगा किस किस कामों में? तो कहता है इलेक्टोरल रोल बनाना, इलेक्टोरल रोल समझते ही हैं, वो निर्वाचन वली इसको बोलते हैं, इसमें सबका नाम रहता है। इलेक्शन को कंडक्ट करवाना, फेयर इलेक्शन हो सके, पार्लियामेंट का, लोकसभा का, और राज्य में विधानसभा का। ओके, इसके बाद इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इन सब इलेक्शनों को सही तरीके से, फेयर तरीके से करवाया जा सके, इसके लिए क्या होता है? एक इलेक्शन कमीशन अपॉइंट होता है, जिसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 324 क्लॉज 1 में। अब सुनिएगा आप लोग, 1950 में हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हो गया था, 26 जनवरी 1950 को। 1950 से लेकर 1989 तक, 1950 से लेकर 1989 तक एक ही निर्वाचन आयोग होता था, एक ही निर्वाचन आयोग नहीं, निर्वाचन आयुक्त, इलेक्शन कमीशन। अभी कितना होता है निर्वाचन आयुक्त में, कितने सदस्य होते हैं? आप लोग लगता है नहीं जानते हैं सब बात। अंजलि, सुप्रिया, रंजीत, भी जानकारी नहीं है। अभी का जो सिनारियो है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन सीईसी, और 2 सदस्य होते हैं जिसको हम लोग निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 और सदस्य होते हैं। 3 लोगों से मिलकर हमारा निर्वाचन आयोग बना हुआ है अभी। ओके, लेकिन 1950 से लेकर
1989 तक एक ही सदस्य से हमारा जो था निर्वाचन आयोग बना था, एक ही केवल निर्वाचन आयुक्त होता था, उसी का काम था सारा, ठीक है, 1989 तक। उसके बाद क्या हुआ, 1989 में 2 और सदस्य की नियुक्ति होने लग गई। ध्यान सुन लीजिए बात को आप लोग। अच्छा, एक कुछ और आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। अभी जो है वोट करने का उम्र कितना है, कितने साल में, 18 साल में। उससे पहले जब नियम था ये, जब हमारा ये लागू हुआ था, 21 साल था। पता है आप लोगों को? नहीं पता था। तो सबसे पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, वोटिंग करने का जो एज था वो 21 ईयर था। 21 साल में आप वोट कर सकते हैं, जिसको कि 1988 का एक एक्ट था, संविधान संशोधन था, लिख लीजिएगा आप लोग, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988, जो कि लागू किया गया था 1989 से। ठीक है, 1989 से लागू किया गया था इसको, जिसमें कि क्या किया गया था, वोट करने का जो उम्र था 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। ये इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। 1989 में क्या हुआ, जो उम्र था वोटिंग करने का, वोटिंग राइट जो था, वो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया, जो अभी तक काम कर रहा है। और आप लोग 18 साल के बाद वोट कर सकते हैं और करते भी हैं। तो क्या हुआ, 1989 में 3 सदस्य मिलकर जो है इलेक्शन कमीशन बनाने लग गए, 2 और सदस्य की नियुक्ति होने लग गई। ये 1 साल चला, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, 1990 में, ठीक है ना, 1989 में किया गया, 89 से 90 तक रहा, फिर इसको हटा दिया गया, फिर भी 1 सदस्य का बनने लग गया। लेकिन 1990 के बाद 1 साल फिर 1 सदस्य रहा, और 1990 के बाद से फिर क्या हुआ, 2 सदस्य की नियुक्ति और होने लग गई 1990 के बाद से। तो यानी कि अब 3 सदस्य उसमें रहते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 सदस्य। यही स्थिति अभी भी है। 1990 में जो यह स्थिति लागू की गई थी, यही स्थिति अभी भी है। जब हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्शन कमीशन कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, कि इसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं, इसमें कितने लोग होंगे, तो इसमें 3 लोग होते हैं, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, 2 और सदस्य होते हैं। क्लियर? हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से, आर्टिकल में आ जाइए। 324(1) देखिएगा आप लोग, आ जाइए 324(1). कहां कहां आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है आप लोग को बता देते हैं। बहुत कुछ इसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। 324 क्लॉज 1। The superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls for and the conduct of all election to parliament and to the legislature of every state and of election to the office of president and vice president held under this constitution shall be vested in a commission referred to in this constitution as election commission। यानी कि पार्लियामेंट में जो इलेक्शन होगा, लोकसभा का इलेक्शन जो होता है, जो डायरेक्ट होता है, और राज्यसभा का जो इनडायरेक्ट होता है, तो पार्लियामेंट का इलेक्शन और स्टेट का लेजिस्लेचर का इलेक्शन और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कौन कंडक्ट करवाता है? इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाता है। ठीक है, दिक्कत इसमें कोई दिक्कत? ये आर्टिकल 342 क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। अच्छा, आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाए थे नगर निगम और पंचायत, इसका इलेक्शन कौन करवाता है? हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा
इलेक्शन कमीशन का उसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा राज्य के अंदर आता है, जो पढ़ा चुके हैं आप लोग को। पंचायत और नगम निगम का जो चुनाव होगा उसका चुनाव आयोग से कोई संबंध नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए भारत के संविधान में जो किया गया है, अलग से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, ठीक। स्टेट के अंदर आता है, इसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त से कोई मतलब नहीं, मुख्य निर्वाचन आयोग से कोई मतलब नहीं है इसको। चलिए, इसीलिए यहां पे साफ साफ लिखा है पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, केवल इनके इलेक्शन को क्या करता है, ये कंडक्ट करवाता है, ठीक। अब आइए 324 क्लॉज 2, हम लोग अभी कंपोजिशन के बारे में बात कर रहे थे। द इलेक्शन कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन, यानी इसमें क्या होगा, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे सीईसी, एंड द सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमीशन, इसमें कुछ और सदस्य हो सकते हैं, इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स, एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीईसी एंड अदर इलेक्शन कमीशन शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन द बिहाफ बाय पार्लियामेंट बी मेड विथ बाय प्रेसिडेंट, कि अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई लॉ बनाकर या प्रेसिडेंट साहब को जैसा उपयुक्त लगे बाय लॉ, वह क्या कर सकते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ कुछ और सदस्यों की भी नियुक्ति कर सकते हैं, ओके। तो अब इसकी घटना बता ही दिए थे कि सबसे पहले जब आया था तो क्या हुआ था, एक ही सदस्य होता था, इसके बाद 1 साल तक 3 सदस्य मिलकर होने लग गया, फिर हटा दिया गया उसको, फिर से 1990 के बाद से क्या होने लगा, 3 सदस्य का हमारा इलेक्शन कमीशन होने लग गया। हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो 3 सदस्य से मिलकर बनता है, जिसमें से एक सदस्य को हम लोग चीफ इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, बाकी 2 को हम लोग निर्वाचन आयुक्त बोलते हैं, मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन। उसमें से एक हेड होते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है उसमें, तो बहुमत से क्या होता है, फैसला होता है वहां पे, क्लियर। 324 क्लॉज 2, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आइए 324 का क्लॉज 3, 324 क्लॉज 3, when any other election commissioner is so appointed, the chief election commission shall act as the chairman of the election commission। हाँ, सिंपल सा बात है, जिसकी नियुक्ति चीफ इलेक्शन कमीशन के तौर पे होगी कि आप यहां पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, वह इस आयोग का क्या कहलाएगा, चेयरमैन कहलाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जिसको हम लोग सीईसी बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन बोलते हैं, वह इस आयोग का, इस संस्था का क्या कहलाएगा, वह चेयरमैन कहलाएगा। अब आइए क्लॉज 4, क्लॉज 4, बिफोर इच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इच स्टेट, एंड बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन एंड देयर आफ्टर बिफोर द इच biennial election to the legislative council of each state having such council, the president may also appoint, after consultation with the election commission, such regional commissioners as he may consider necessary to assist the election commission in the performance of the functions conferred by the commissions by clause 1। सिंपल सा चीज है, ये भी बहुत आसान चीज है, कोई खास बात नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा हमारा देश है, इतना इलेक्शन होता रहता है, ठीक है ना। दिल्ली में कोई बैठे हुए बिहार के इलेक्शन को मॉनिटरिंग करना, ये 3 सदस्य मिलकर संभव है? नहीं है। तो क्या किया जाता है इसके लिए, कुछ और कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है टाइम टू टाइम बाय लॉ, जैसा कि, और उसको वह अधिकार दिया जाता है जो क्लॉज 1 में लिखा हुआ है। क्लॉज 1 में जो अधिकार दिए जाएंगे उनको, क्लॉज 1 के हिसाब से वह काम उसका करना रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोग देखे भी हैं कि जब बिहार में इलेक्शन होता है तो ऊपर से मॉनिटरिंग किसका होता है, सीईसी का, चीफ इलेक्शन कमीशन का, और वो 2 सदस्य जो हैं। और राज्य में जो निर्वाचन आयोग है, राज्य का भी अपना निर्वाचन आयोग है ना, वह किसके अंदर काम, हाँ, वो किसके अंदर काम करने लग जाता है, वो
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अंदर काम करने लगता है, सेंट्रल के अंदर काम करने लगता है। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम साहब हैं वो यहां पे देखने लग जाते हैं, ब्लॉक स्तर पे होने लग जाता है। तो सभी लोग एक दूसरे को असिस्ट करने के लिए क्या हो जाता है, अपॉइंट हो जाते हैं कि आपका काम अब यही रहेगा, अभी जब तक इलेक्शन है आपका मुख्य काम यही रहेगा, इलेक्शन करवाना रहेगा। समझे? तो यही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन से पहले क्या होगा, या जब कहीं कहीं पे मिड अगर इलेक्शन होता है, इलेक्शन की सरकार गिर गई, फिर मिड इलेक्शन हो रहा है, तो इलेक्शन के दौरान प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं, कुछ और, ठीक है ना, रीजनल कमिश्नर्स या कुछ और उनको असिस्ट करने के लिए कुछ और मेंबर्स की नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 324 क्लॉज 4 में लिखा हुआ है ये। द प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के सलाह से, ठीक है ना, सच रीजनल कमिश्नर एज ही कंसिडर्ड नेसेसरी टू असिस्ट द इलेक्शन कमीशन। और उनको जो पावर दिया जाएगा, जो काम कहा जाएगा, वह काम करेंगे। जैसे इलेक्शन होने लगता है, डीएम साहब को आदेश हो जाता है कि आप अपने कंस्टिट्यूंसी में क्या कीजिए, जितने भी देखिए वोटर लिस्ट बना हुआ है कि नहीं, सभी का वोटर लिस्ट चेक कीजिए, किसी का नाम छूटा हुआ तो नहीं है, नाम डलवाइए। डीएम साहब क्या करते हैं, अपने अंदर के जो लोग होते हैं उनको दे देते हैं, घर घर जाके आप वोटर लिस्ट चेक कर लीजिए। आप लोग देख भी होंगे इलेक्शन के समय में। हाँ, तो इसी यही आपका हिरार्की है, इसी तरीके से चलता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। क्लॉज 5, subject to the provisions of any law made by parliament, the conditions of service and tenure of office of the election commissioners and the regional commissioners shall be such as president may by rule determine। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि उसका कार्यकाल कितने साल का होगा, ठीक है ना, सर्विस का जो कंडीशन, वो शर्त है, वो क्या शर्त होगा, कितने साल तक आप अपने पद पे बने रहेंगे, तो ये सब जो है प्रेसिडेंट साहब तय करते हैं। और प्रेसिडेंट साहब कैसे तय करते हैं, तो जो पार्लियामेंट में जो लॉ बना हुआ है, इसको लेकर पार्लियामेंट जो इसके लिए लेकर लॉ बनाएगी, उसके हिसाब से काम करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब। बता दे रहे हैं कि इन जनरल इलेक्शन कमीशन जो है, इसका कार्यकाल कितने साल का है यह पता नहीं है, नहीं लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बट जो अभी तक चला आ रहा है वह है आपको 65 साल और 6 वर्ष। इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 ईयर या 65 साल, जो भी पहले हो जाए, ठीक है, जो भी इसमें से पहले हो जाए, या तो 6 साल आपका कंप्लीट हो जाए या आपका उम्र 65 कंप्लीट हो जाए। क्लियर? और ये चीजें इसमें कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए, ये हो गया हमारा आर्टिकल 324 क्लॉज 5 पढ़ रहे थे। इसमें है, इसके रिमूवल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, इसको कैसे हटाया जाएगा अपने पद से। आर्टिकल 325 क्लॉज 5 में लिख लीजिए किस क्लॉज में क्या क्या चीज लिखा हुआ है, इनको कैसे हटाया जाता है। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी तरीके से इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर shall be removed from his office in like manner and on the like grounds as a judge of the Supreme Court। जिस कंडीशन में, जिस ग्राउंड पे, जिस तरीके से, ठीक है ना, एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है, उसी तरीके से क्या है, चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने का प्रक्रिया है। ओके, ठीक है, बोलिएगा। ठीक है,
और ये तो जनरल बात है, आप लोग जानते ही हैं कि उनको किसी भी तरीके से क्या किया जा सकता है, पद पे रहते हुए उसको डिसएडवांटेज नहीं पहुंचाया जा सकता है। जिस शर्त पे जिनकी नियुक्ति होती है उसी शर्त पे क्या होता है, उनका जो है रखा जाता है जब तक अपने पद पे बने रहेंगे। सर्विस के दौरान किसी भी तरह का उसको जो है पैसा कम वगैरह या फैसिलिटी कम वगैरह सब नहीं किया जाता है। तो आप लोग कितनी बार पढ़ा चुके हैं ये चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, इसका फंक्शन क्या क्या काम है, इसका चीफ इलेक्शन कमीशन का क्या क्या फंक्शन है, क्या काम है। तो पूरा काम इसका लिखा हुआ है, हम एक दो काम पढ़ देते हैं, ठीक है ना। बाकी इतना सारा काम आप लोग जानते ही हैं चीफ इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन का क्या क्या काम है। सबसे पहले जो हम लोग परिसीमन बोलते हैं, परिसीमन जानते हैं ना, जो क्षेत्र का बंटवारा होता है, हाँ, परिसीमन करता है। वो परिसीमन आयोग अधिनियम जो है उसके तहत क्या करता है, यह देखता है कि कितना कंस्टिट्यूंसी सीट बनेगा, ये करते हैं ये भूभाग का निर्धारण, ठीक है ना। उसके बाद समय समय पर जो है वो इलेक्टोरल रोल जो होता है, वोटर लिस्ट जो होता है उसको प्रिपेयर करवाते हैं, ठीक है ना। जो कुछ लोगों का नाम उसमें जोड़ा जाता है, अब जो इस बार 17 साल का है, अब वो अगले साल 18 साल का हो जाएगा, तो उसका नाम जोड़ना है। हर एक साल तो कुछ ना कुछ नाम जुड़ता होगा, तो उसका नाम जोड़ा जाता है, ठीक है। निर्वाचन का डेट घोषणा करते हैं कि इस डेट को इलेक्शन होगा, तो उसका निर्वाचन की तिथि, समय सारणी, ये सब का निर्धारण करते हैं वो। इसके बाद राजनीतिक दल को जो मान्यता दिया जाता है कि ये पार्टी जो होगा वह नेशनल पार्टी होगा, ये पार्टी रीजनल पार्टी होगा, तो उस पार्टी को जो मान्यता दिया जाता है एवं उसका चिन्ह, हर एक पार्टी का अपना अपना चिन्ह है ना, हाँ, तो उसका चिन्ह आवंटित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसका जो अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है, ठीक है ना, अगर चिन्ह को लेकर या किसी चीज को लेकर कोई डिस्प्यूट होता है, तो आप लोग जानते हैं कि इसका जो है डिस्प्यूट कौन सुलझाता है, तो इलेक्शन कमीशन ही सुलझाता है, कोर्ट में नहीं सुलझता है। ये आपको ये पहले भी हम बता चुके हैं, उस वक्त ये कोर्ट की तरह काम करता है। जब भी किसी इलेक्शन को लेकर कोई विवाद होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन को छोड़कर, ठीक है ना, उस इलेक्शन को छोड़कर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को छोड़कर बाकी और जो कोई इलेक्शन यह कंडक्ट करवाता है, उसको लेकर किसी तरह का अगर कोई विवाद होता है तो वह निर्वाचन आयोग ही उसको सुलझाता है, ठीक है। अपना एक अधिकारी नियुक्त कर लेता है और उसको वो सब चीज देखता है। उसके बाद जब इलेक्शन की घोषणा हो जाती है तो जानते ही हैं आप लोग क्या होता है, आचार संहिता लागू होता है। सुने ना आचार संहिता, हाँ, तो आचार संहिता को लागू करना। नेक्स्ट, अगर कहीं पे हिंसा हो जाता है इलेक्शन के दौरान, किसी तरह का अगर बूथ कैप्चरिंग होता है, तो वहां के इलेक्शन को रद्द करना। इसके बाद इतने सारे लोग इलेक्शन में जुड़े होते हैं, तो थोड़े किसी को डिपार्टमेंट को कहता है कि भाई आपको इलेक्शन करवाना है, नहीं, इसके लिए राष्ट्रपति को लेटर लिखता है या राज्यपाल को लेटर लिखता है कि हमको आपके यहाँ इलेक्शन करवाना है, हमको इतने कर्मचारी चाहिए, उसको मैनेज करवाना, ठीक है ना। पूरे भारत में कहीं भी इलेक्शन हो तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना इसकी जिम्मेदारी होती है। अगर कहीं पे राष्ट्रपति शासन लागू है तो कब उसका सही समय होगा इलेक्शन करवाने के लिए, इसकी जांच करना और राष्ट्रपति को सलाह देना कि अभी इलेक्शन का सही समय है या नहीं है, ठीक है ना। जो उसका क्राइटेरिया है वह अभी निर्वाचन जो है यह तय करता है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत? तो यही आपका 324, हाँ, ये जो है आपका इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ सारा चीज इसमें है, पावर एंड फंक्शन वगैरह सब है। बाकी इसमें और कुछ खास आपका काम इसमें नहीं है।
चलिए, एक केस है SS धोना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। SS DHANOA धोना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। It was held that while it was obligatory to appoint the Chief Election Commission, the appointment of other election commissioners or regional commissioner is left to the discretion of the President by the Constitution. चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर और सदस्य की जो नियुक्ति होती है, यह पूरा डिस्क्रिशनरी पावर होता है प्रेसिडेंट का। यह इस केस में कहा गया था, ठीक है ना, जो बता भी चुके हैं आप लोगों को। बाकी इसमें और कुछ खास चीज आपको नहीं है। 326 में है एडल्ट सेफ। आप लोग जानते हैं एडल्ट सफरेज क्या होता है? ये वर्ड सुने हैं, एडल्ट सफरेज? अगर ये सब भी नहीं सुने हैं तो वो क्या सुने हैं तब आप लोग? आर्टिकल 326 जो है वो एडल्ट सफरेज के बारे में बात कर रहा है। SUFFRAGE, वयस्क मताधिकार। हाँ, तब देखिए लिखा हुआ है, ये क्या कहता है? आर्टिकल 326 कह रहा है द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा का इलेक्शन, एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा का इलेक्शन ऑफ एवरी स्टेट शेल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, यानी वयस्क मताधिकार के पर होगा। लोकसभा का चुनाव और राज्य में विधानसभा का चुनाव जो होगा वह क्या होगा? एडल्ट सफरेज ग्राउंड पे होगा। वयस्क मताधिकार, जो 18 साल का हो गया है वही वोट करेगा। That means every person who is citizen of India and who is not less than 18 years of age on such date as may be fixed in that behalf by and under any law made by the appropriate legislature and is not otherwise disqualified under this constitution or any law made by appropriate legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice shall be entitled to be registered as a voter of any such, ठीक है ना, election। अगर किसी मतदाता को किसी और ग्राउंड पे अगर उसका निर्वाचन जो है रद्द नहीं किया जाता है कि आप वोट डालने के लिए सक्षम नहीं हैं, उसको छोड़कर जो भी भारत का नागरिक होगा और 18 साल का उसकी उम्र हो जाएगी 18 साल की, तो वह क्या कर सकता है? वोट डाल सकता है। यह आपको बात कह रहा है आर्टिकल 326। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग एडल्ट सफरेज बोलते हैं हम लोग, वयस्क मताधिकार। इसके बाद आ जाइए 325 देख लीजिए। इसी तरीके से आप लोग को देख लेना है, ठीक है ना। 325 में कह रहा है कि आप सेक्स, रेस, ठीक है ना, ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, इन सब के ग्राउंड पे आप अपना अलग मतदाता सूची या अपना अलग मतदान क्षेत्र जो है इसका क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे लिए अलग एक इलेक्ट्रोल बना दीजिए, मतदाता सूची बना दीजिए, या हमारे लिए अलग से एक वोटिंग व्यवस्था कर दीजिए, ये आप क्लेम कभी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 325 कह रहा है, देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा आर्टिकल है यह भी। नो पर्सन टू बी eligible for inclusion in or in claim to be included in a special electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex. It provides that there shall be a one general electoral roll. एक ही मतदाता सूची होगा। अब देखते भी हैं इलेक्शन के समय में, for every territorial constituency for election of either house of parliament और legislative assembly में। ये नहीं है कि एक इस कास्ट का अलग इलेक्टोरल बनेगा, इस कास्ट का अलग बनेगा, ये आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, आपका क्लेम नहीं बनेगा। ये क्लियर? 325 क्लियर। 326 एडल्ट सफरेज है, बता दिए हैं, ठीक है। 327 कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास यह अधिकार रहेगा कि वह क्या कर सकता है, इसके लिए लॉ बना सकता है, ठीक है ना। पार्लियामेंट के पास इलेक्शन को लेके जो भी नियम कायदा बनाना होगा वो टाइम टू टाइम बनाते रहेगा। 327 पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय लॉ मेक प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू
or in connection with election to either house of parliament or the house of either house of the legislature of a state. ठीक है ना? नियम कायदा बनाने का अधिकार पार्लियामेंट के पास होगा और जो नियम कायदा बन जाएगा उसको लागू करवाने का अधिकार रहेगा इलेक्शन कमीशन के पास। 327 हो गया। 328 आइए। हाँ, 328 स्टेट को पावर दिया गया है कि स्टेट के इलेक्शन को लेकर जो है, प्रोवाइड दैट द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में टाइम टू टाइम बाय टू लॉ मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू और इन कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ इधर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, मतलब कि अपने स्टेट में इलेक्टोरल रोल को प्रिपरेशन करवाने का या उससे इलेक्शन को लेकर जो भी नियम कायदा होगा उसके लिए स्टेट को भी कुछ पावर दिया गया है कि आप भी अपने यहां क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। 328 क्लियर? अब और क्या? 329 में कहता है कि इलेक्शन को लेकर, ठीक है ना, जो हमारा कोर्ट है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्शन इलेक्टोरल मैटर्स, शुरू में ही बता दिए हैं कि यह अधिकार इलेक्शन कमीशन के पास होता है। 329 interference of courts in electoral matters and states that the validity of any law relating to the determination of the constitution or amendment of states। सर देख पढ़ लीजिएगा इसको, कोई खास बात नहीं है। एक दो केस है, आप लोग लिख लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस शिवाजी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस शिवाजी। It was held that no election to either house of parliament or state legislature should be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as may be provided for by or under any law made by the appropriate legislature। बार बार इसका जिक्र करते हैं, ठीक है ना, कि इलेक्शन से जुड़ा हुआ किसी मामले को कोर्ट में इन क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। यह काम किसका है? यह काम इलेक्शन कमीशन का देखना काम है। कोर्ट में आप उसको इन क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, यानी कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्लियर? नहीं 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 नहीं, अगर क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर रिजल्ट का क्या, एक मिनट, हाँ ठीक है, एक मिनट। चलिए, बाकी ये आपका इलेक्शन कमीशन जो है खत्म हो गया है। अब इसको हम लोग नेक्स्ट कल हम लोग देखेंगे। अब